पिछवाड़े से आती आवाज़ों से आंख खुल गई। अंदाज़ा लग गया कि सवेरा हो गया है। 5 से 6 बजे का टाइम होगा। रात के भी 11 साढ़े 11 बजे तक बर्तन खटकने, पानी खंखारने की आवाज़ें आती रहती हैं। शायद बूढ़ी माँ रात को खाने के बाद बर्तन धोकर सोती है। पिछले 2 वर्षों से इन आवाज़ों से परिचय हो गया है, पर पहचानने में अभी तक 3 आवाज़ें ही आई हैं। छत पर एक टीन की छत के नीचे ओट सी बनाकर बनाई गई परछत्ती में बैठे रहने वाले बूढ़े की खांसती हाँफती आवाज़, बहू की प्रायः आदेशात्मक और कभी कभी सुर बदलती बनावटी आवाज़, और जी हजूरी में लगी बूढ़ी माँ। हमारे पीछे के बेडरूम के साथ लगी बालकनी से झांकते ही नीचे इस परिवार की गृहस्थी पसरी दिखाई दे जाती है। दीवार के साथ जुड़ी दीवार होने से आप दूसरे के घर के सारे म्यूजिक से जाने अनजाने, चाहे अनचाहे वाकिफ रहते हैं। पहल तो वह सब बड़ा ही विचित्र और खिंझाने वाला भी लगता था, पर बाद में धीरे धीरे आदत सी हो गई। यही वह कमरा था जिसमें सारी बाहरी आवाज़ों का सबसे ज़्यादा दखल था, जो सोने तक में बाधक थी। पर फिर धीरे धीरे इन आवाज़ों ने मन के किसी कोने में कौतूहल जगाना शुरू कर दिया था। इस घर के सब लोगों के रोल समझ में आने लगे थे। बुढ़िया की जुबान में हमेशा सबको पैचअप किए जाने की कोशिश बहुत स्पष्ट थी। माँ अपने बेटे से बहू के लिए सिफारिश कर रही थी। तू इसका ध्यान क्यों नहीं रखता पुत्र? देख, इसकी हफ्ते से तबीयत खराब है, छोटे छोटे बच्चियों को लेके परेशान होंदी पई है। तू दवा दारू कर इसकी चंगी तरह। इनको कितने वक्त है मेरे वास्ते? बहू हल्के उल्हाने से अपने लिए किए गए लाड का मजा लेती है। कितनी बार तो कहा है, चलती भी तो नहीं है। अपने को तो टाइम कहाँ मिलता है। पुरुष अपने आप ही पति होने और बेटा होने का फर्ज निभा देता है और कहकर चुप हो जाता है। फिर एक लंबा सा डकार और हरिओम के साथ उठ जाता है। फिर बुढ़िया की ओर से बहू के लिए 2-4 चापलूसी के फिक्रे। पोते को लाड, इधर आ जाना, अब कुछ पहले खा ले, दोपहर थिंदी पई है, कुछ पेट में डाल लो, फिर जहां मर्जी खेलते रहना। आ मेरे लाल, मेरे बचवा। फिर एक एक करके सबसे निपट बुढ़िया चुपके से ऊपर बूढ़े की खबर लेने पहुंच जाती है। बूढ़े और बुढ़िया में तकरार शुरू होती है। तुझे मेरी कहाँ फिक्र है? तू नीचे ही रह और बहू की चिरोरी कर, अपना तो खूब पेट भर जाता है ना। 2 बजे तक मेरी खबर भी नहीं लेती। बुढ़िया फुसफुसाकर मनुहार करती, कुछ देर थोड़ा उसके साथ बैठती, लाठी ठीक से रखती, औंधे पड़े जूतों को सीधा करती, कभी कभी कोई तेल से मालिश कर देती है। पर शाम होते ही काम के वक्त फिर नीचे उतर आती है। वह चौके चूल्हे में अपना दखल शुरू कर देती है। बुढ़िया भी बूढ़े से ज्यादती करती है, ऐसा लगता रहा कई दिन तक मुझे। आपसे कितनी बार कहा है कि बिना जाने चीज़ों को उलट पलट मत करा करो, जो काम कहा जाए वही करो। चैन भी नहीं है घड़ी भर तो सो जाया करो। 4 नहीं बजते कि फिर खटपट शुरू कर देती हैं। कहते कहते बहू ने चेतावनी दी, ये मनोज के लिए रखी है पनीर की सब्जी, इसे अब उठाकर ऊपर मत ले जाना। फिर अपने से बड़बड़ाने लगी, कहीं भी रख लो, पता नहीं कहाँ से नज़र पड़ जाती है। गैस के नीचे रखी थी, वहाँ भी देख ली। बुढ़िया पर क्या प्रतिक्रिया होती होगी नहीं जान पाती। शायद अपमानित महसूस कर रही हो या अपने बुढ़ापे को कोस रही हो सकता है चुपचाप एक कोने में बैठी हो और अपने से बात कर रही हो। बेदखल कर लूं अपने को रसोई से भी, पर यही एक तरीका बचा है उसके पास अपने को घर भर से जोड़े रखने का, वरना उसकी जगह भी परछत्ती पर ही तय हो गई होती। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, जब बुढ़िया की खामखा चीज़ों को इधर उधर करने के जुर्म में अच्छी खासी डांट पिलाई जाती रही है, और हर बार
दूसरे ही दिन उतनी ही गर्मजोशी से बुढ़िया से बहू के प्रति लाड प्यार से भर भर कर बेटे से वकालत की है कि बहू अब थक जाती है, बहू का काम कितना बढ़ जाता है, बच्चे तंग करते हैं, मेरे से तो जितना होता है करती हूँ। पिछले हफ्ते उसने रसोई के सारे डिब्बे सर्फ से धो दिए, तकिए की गिलाफ और चादरें भी वह कल धो देगी। बहू से ताकीद करती है कि तुम अब मत मना करना, मेरा क्या है, अब कट ही गई है, तुम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखो अब। उस दिन कोई रात के 10 साढ़े 10 बजे होंगे जब पिछवाड़े की छत से बूढ़े की लगभग दहाड़ने की सी आवाज़ें आने लगी। यह अपने आप में एक अनहोनी सी बात थी। अभी तक बूढ़े के उलाहने अपनी बुढ़िया तक ही सीमित थे। वह भी कभी उसके देर से खाना लाने पर रूठना और कभी उसके हर वक्त बहू की तीमारदारी करते रहने का व्यंग कसना, पर आज ये भूकंप पूरे घर को हिला रहा था। मैंने ये मकान बेच देना है। अपनी जवानी गलाकर पैसा बचा बचा कर इस मकान की किस्तें पूरी की और आज बुढ़ापे में मुझे ऊपर गर्मी में पटक रखा है। घर के हर कमरे में कूलर लगे हैं, मेरे लिए खड़खड़ करता पंखा लगा दिया जो एक दिन भी नहीं चला। क्या समझ रखा है मुझे? मकान मेरे नाम है, निकल जाओ यहाँ से सालो, अब बड़ा लिहाज कर लिया। बुढ़िया का बार बार बरजना निष्फल जा रहा था। जितना वह बोलने से रोकती उतनी ही दुगनी आवाज़ से बूढ़ा उस पर बरस पड़ता। ये तेरे सब ढीले पड़ने जाने का फल है। क्या दे देते हैं? जितनी कमाई तू करती है उतनी तो मजूरी करके भी हम दोनों कमा सकते हैं। बूढ़े का यह कहना था कि बुढ़िया के सारे बांध टूट पड़े और बिखर पड़ी। मैं किस लिए मरती खटती हूँ? तुम्हारे लिए। सारी रसोई न संभालूं तो तुम्हारे लिए खाना भी ना ला सकूं। मेरा क्या है, नीचे काम कर रही हूँ तो खाना तो मिल ही जाएगा। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी हालत से मैं दुखी नहीं हूँ, सुखी हूँ क्या? छुप छुप कर रोती हूँ, अपनी और तुम्हारी रोटी की जगह बनी रहे और दुनिया तमाशा ना देखे इसलिए चुप रहती हूँ। और बूढ़ी बहुत देर तक रिरियाती रही, रोती रही। और फिर तो एक सैलाब सा बह निकला। बहू और बेटे की आवाज़ बिल्कुल बंद रही। सारा तूफान थम जाने के बाद एकदम चुप हो गए सब। पर यह चुप्पी भी किसी नई घटना की निश्चित संकेत तभी लग रहा था जो एक दिन भी नहीं रुक सकी। दूसरे ही दिन घर की बेटी को बुलाया गया और बहू का तेरिया चरित्र शुरू हुआ। रो रो कर दुख गाया जाने लगा। अब मैं छोटे बच्चों को लेकर भला कहाँ जाऊं, तू ही बता बहना। हमने गुनाह क्या किया अगर बाप की बनाई जायदाद में रह रहे हैं? सारी दुनिया को सुना सुना कर हमें बेइज्जत कर डाला। हमने तो तुझे इसलिए बुलाया है कि समझा अपने बापू को ये मकान न बेचे। हम कहाँ जाएंगे? हमने तो फूटी कोड़ी भी अपनी नहीं जोड़ी, जो थोड़ा बहुत था वो तेरे ब्याह में लगा दिया। रो रो कर दुख गाया जाने लगा। अब मैं छोटे बच्चों को लेकर भला कहाँ जाऊं, तू ही बता बहना। हमने गुनाह क्या किया अगर बाप की बनाई जायदाद में रह रहे हैं तो? सारी दुनिया को सुना सुना कर हमें बेइज्जत कर डाला। हमने तो तुम्हें इसलिए बुलाया कि समझा अपने बापू को ये मकान न बेचे। हम कहाँ जाएंगे? हमने तो फूटी कोड़ी भी नहीं जोड़ी, जो थोड़ा बहुत था वह तेरे ब्याह में लग गया। ननद ने भाभी की बात काटी। चुप करना पर जाई, तुझे पता है बापू को जब गुस्सा आता है तो आपे से बाहर हो जाते हैं। मेरा भी कौन है तुम्हारे बिना? मायके का मान तो भाई भाभी से होता है ना। समझाती हूँ बापू को, गलती है बड़ी भारी, तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर ननद ने भाभी के मुंह धुलाए, भाई ने अपनी सफाई दी, बुढ़िया गुमसुम बैठी रही। फिर सलादें कटी, खाने बनाए गए और खाए गए। आज बूढ़ी ने खाना नहीं खाया। बेटी ने बहुत मनाया पर बूढ़ी ने खाना नहीं खाया। बूढ़े ने तो रात से ही अनशन कर रखा था, सो नहीं तोड़ा। बेटी रुहासी सी कुछ मनाती कुछ दुखती शाम तक विदा हो गई। पर ढलती सांझ के साथ ही ऊपर खटर पटर शुरू हो गई। 8 बजते न बजते बूढ़े ने अपनी संदूकची का हर कागज, हर चीज पलटकर बाहर निकाल देखी। लालटेन जला बूढ़े और बूढ़ी परछत्ती पर हैरान परेशान अपनी उम्र भर की कमाई को ढूंढते रहे, पर मकान के कागज कहीं नहीं थे। आज बूढ़े ने सोच ही लिया था कि वह कागजों को आग लगाकर ही चैन लेगा। जब कागज कहीं नहीं मिले तो बूढ़ी ने फिर एक बार बूढ़े को शांत हो जाने की सलाह दी।
छोड़ो, हमें क्या, अब तो 2 जून की रोटी ही हो जाए, हमने क्या करना है कागजों का। बूढ़े ने अचानक तैश में आकर लाठी उठाई और सारी ताकत लगाकर बुढ़िया को उसी लाठी से सटक सटक पीटना शुरू कर दिया। बुढ़िया की दर्दनाक कराहट से हवा भी दर्दीली हो गई। फिर पास पड़ा मिट्टी का तेल अपने पर छिड़क आग लगा ली। बस बूढ़ा थोड़ी ही देर में ढेर हो गया। बुढ़िया अपनी टूटी हड्डियों को सहलाना भूल गई। आज बूढ़े का उठाला भी हो गया। भाई ने बहन के आंसू पोंछे। भाभी ने मोहल्ले भर के सामने बूढ़े की बीमारी, अपनी लाचारी व बूढ़े के सठिया जाने, गुस्सैल हो जाने की चर्चा भी की। आखिर में भाई ने कुछ कागज लाकर बहन को साइन करने के लिए दिए। अब बापू तो छोड़ गया सारे झमेले, मकान को किसी एक के नाम तो करना ही पड़ेगा। साइन कर दे गुड्डी, कल वकील ने तारीख ले रखी है, आज कागज जमा कराने हैं। भाभी गुड्डी पर हाथ रखकर बोली, क्या करें, गया आदमी तो वापस नहीं आता, काम तो सब निपटाने ही हैं। अब तो आर पार हो गई बात।